हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं EMRS के लिए लेकर आई हूँ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ग्रामर। इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ग्रामर का जो ये डे 3 है। और इसके साथ ही भाई ये जो किताब थी द पाथ टू विक्ट्री, आज इस किताब की बुक्स जो ये बुक थी सारा स्लॉट डिस्पैच हो गया है और स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल जो है वो आ गई है। तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि वो डिलीवरी डेट कब दिखा रहा है, कि किसको डेट जो कब उनकी बुक उन तक पहुंचेगी। ठीक है। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी, 2000 बुक को प्रिंट करने में समय लगता है और भाई उनको G20 समिट की वजह से हमारी बुक्स जो हैं वो दिल्ली में जो है वो स्टक हो गई थी। आज जैसे ही वो हुआ, जैसे ही वो प्रिंट होकर आई, उसके बाद पैक हुई और आज वो सारी निकल चुकी हैं। तो आप सब जिन लोगों ने भी और इतना ओवरवेमिंग रिस्पांस देने के लिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि बुक्स हमारी ख़त्म हो गई हैं जिनको लेनी है वो ले सकते हैं अभी, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी किताब है आप लोगों के लिए। आपने विश्वास करके किताब खरीदी है। आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसान YouTube पर इतना अच्छा कंटेंट देता है, फ्री में कंटेंट इतना बढ़िया देता है, तो अपनी बुक में कंटेंट अच्छा देगा। 550 रुपये की किताब है ये, और उस किताब में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी हैं। हाँ, उस बुक में आप अभी लेनी आपको हमारे ऐप से ही पड़ेगी। ऐप जो कि इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस पे से ख़रीद सकते हैं। एक कुछ दिन में ये अमेज़ॉन पर भी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक्स तो जो होती हैं ब्लेसिंग्स इन लाइफ होती हैं और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक दिन मैं आपको अपना पूरा बुक्स का कलेक्शन जो है दिखाऊंगी, जो कि एक किताब से पहले कितनी किताबों को लिखना होता है। DSSB पे काम शुरू करा है, तो मैं आपको अपना पूरा बुक्स का पूरा वो दिखाऊंगी चट्टा, कि कितनी किताबों में से मुझे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मटेरियल देखना पड़ता है, और उसके बाद अपनी किताब जो है वो करने के लिए कि स्टूडेंट्स के पास अच्छा मटेरियल जो है वो जाए। तो ये किताब पाथ टू विक्ट्री, सबसे पहली बात थैंक यू वेरी मच इस किताब को ख़रीदने के लिए। और भाई जो कुछ लोग इतना प्यारे मैसेजेस लिखते हैं कि जो है कुछ लोग इतना ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो उनसे कहेंगे कि भाई ठीक है, आपकी बुक आप तक पहुंचने में समय लगा, उस बात के लिए माफ़ी चाहेंगे। और जो है किताब आपका पास मैसेज आ गया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा मैसेज। अगर आपने फ़ोन नंबर वगैरह ठीक ना डाला हो तो ईमेल पे चेक करिएगा कि ईमेल पे जो है वो मैसेज आ गया या नहीं आया। आ गया है, वैसे सबको आज मैसेज जो है वो चला गया है। ठीक है जी। तो अभी भी आप ये किताब जो है वो ख़रीद सकते हैं, द पाथ टू विक्ट्री। उसके बाद ये हमारा ऑनलाइन बैच है जो 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। लाइव बैच है UPTGT का, जो कि 2 घंटा चलता है ये बैच। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि राज्यपाल के साइन होने के साथ ही UPTGT के जो नए आयोग का गठन है वो शीघ्र ही हो जाएगा। आप मान के चलिए कि अगर अक्टूबर तक भी गठन हो जाता है, यानी कि मेंबर्स वगैरह आ जाते हैं, अधिनियम तो पास हो गया है, राज्यपाल के साइन भी हो गए हैं, अगर अक्टूबर तक भी आ जाता है तो आप ये मान के चलिए दिसंबर एंड या जनवरी में पेपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आप लोग अपनी तैयारी जो है वो शुरू करिए, अगर जिन्होंने नहीं करी है, और जो कर रहे हैं वो अपने प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। अब प्रैक्टिस अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो ये है एक लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच फॉर UPTGT टेस्ट सीरीज। 50 इसमें पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग क्विक जो है लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं और अभी पेपर की तैयारी में जुटे हुए हैं और उन्हें लगता है पता नहीं हम इतना सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब कुछ किया जा सकता है। विल हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच है UPTGT का, PGT का, DSSB का बस वो भी TGT PGT का बैच है, और इसके अलावा ग्रामर का भी बैच है। तो आप ये सब देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को इसी में आगे दिया हुआ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या आगे, हाँ, अब मैं आप लोगों को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और जो है ग्रामर के क्वेश्चंस कराऊंगी। देयर आर 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं।
पहले इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को समझते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्या है? जो भारत के जो राइटर्स हैं, जब उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू करा तो उसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इसमें जो कुछ फेमस नाम हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, कमला दास, निसिम इस्किल और मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, ये कुछ बहुत ही फेमस जो हैं वो नाम है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले इसमें लिखा है कि विच लिटरेरी वर्क ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1973। आप लोग कमला दास जी के बारे में अगर जानते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, कमला दास वो भारत की सिल्विया प्लैथ कहलाती हैं। उन्हें कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। शी वॉज नोन फॉर हर explicit views on sex and एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स। तो वो कमला दास जो है वो बहुत ज़्यादा, वो उनकी जो थीम हुआ करती थी उनकी पोएम्स की, वो लव हुआ करती थी, सेक्स नहीं लव होती थी। और इसके अलावा वो कन्फेशनल पोएट थी। कन्फेशनल पोएट का मतलब होता है एक ऐसा पोएट जो अपने मन की बात को अपने पोएम्स में बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इनका जो वर्क आया था कमला दास का, वो कौन सा था? जो 1973 में आया था, एंड दैट इज़ एन ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। जो उनका वर्क आया आपने देख भी लिया होगा, 4 ऑप्शंस हैं, एन ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो करवाया था, मैंने शुरुआत करी थी रोमांटिक एज से। उसके बाद मैंने आपको लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में बताया था, जो मुझे लगता है कोई थोड़ा वो कम समझ में आया। खैर मैं इसी तरीके से लेके चल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जो रोमांटिक एज के कराए, लैटिन अमेरिकन के कराए, इंडियन के कराए, अमेरिकन के कराए, फिर वो लीजिए पहले एक बार सारा वो करा, फिर उसके बाद फिर दोबारा से उनको जो है वो करना शुरू करा। यानी कि ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने रोमांटिक से स्टार्ट करा, रोमांटिक लैटिन अमेरिकन, इंडियन, फिर उसके बाद जो और एजेस हैं जैसे मॉडर्न एज है, शेक्सपियर की एज है, इनके सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करा के फिर दोबारा से टर्न बैक लेंगे, फिर रोमांटिक एज से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने सोचा है कि जिससे कि जो है आपको बोरियत भी ना हो, आप क्वेश्चन भी आराम से कर ले। तो कौन सा, विच लिटरेरी वर्क ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1973 एन ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न? कमला दास जी का जन्म कब हुआ था? दैट इज 1932, 33, 34, 35। अगर मैं आपको कमला दास जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो आप ये आई होप कि सुन ही लेंगे। तो जो है ये क्या कर रखा है, ये CJE, ये इंग्लिश सूत्रा की जगह आज ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ वो चेंज हो गया, फ़ॉन्ट साइज वो चेंज हो गया, CJE GQF आ रहा है। हाँ, तो मैं आप लोगों को, ये मेरा अपने नोट्स हैं जो PGT के हैं उसमें। तो कमला दास जो हैं उनका जन्म हुआ था 1934 में, और ये केरला में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है माधवी कुट्टी और कमला सुरैया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कमला दास जो हैं वो ये 1934 में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन 1934। Now the next question is, Kamala Das is generally labeled as a love poet, an essayist, a confessional poet, a story writer. कमला दास को क्या कहा जाए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनको जाना जाता है, ये सिल्विया प्लैथ कहलाती हैं इंडिया की, तो इनको जाना जाता है किस रूप में? कन्फेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। कन्फेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, इनकी जो आत्मकथा थी, जो ऑटोबायोग्राफी, अंत्य कथा या माई स्टोरी, इट क्रिएटेड अ स्टिर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कहना चाहिए, बोल्ड जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग है। और जिस समय वो आई थी उसने तो बिल्कुल गदर काट दिया था, जिस समय ये जो है आई थी अंत्य कथा या माई स्टोरी। इनका जो कलेक्शन है, पहले हम पॉपुलर वर्क्स इन डिटेल के बारे में कहें तो माई स्टोरी जो है अंत्य कथा ओरिजिनली आई थी 90 मलयालम में। इसमें 50 चैप्टर्स हैं, जिसमें उन्होंने 4 साल की उम्र से अपनी कहानी जो है वो बताई है। और ये जो इसके बाद आया था उनका जो कलेक्शन है, दैट इज समर इन कैलकाटा, और ये इसमें 50 पोएम्स हैं, और ये कमला दास के कॉम्प्लेक्स मूड्स को दिखाती हुई कलेक्शन है समर इन कैलकाटा।
और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये कन्फेशनल पोएट हैं और अब हम इसके बाद आगे बढ़ें तो इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ कमला दास? समर इन कैलकटा, एन इंट्रोडक्शन, द लोटस, द स्नॉब। इनमें से कौन सा वर्क कमला दास जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो आप लोग देखिए सबको, ये इनमें से जो वर्क लिखा हुआ नहीं है उनका, दैट इज द लोटस, क्योंकि ये वर्क है तोरू दत्त का। Toru Dutt, she was one of the one of the prominent writers in English, writing in Indian writing in English. Lotus जो पोएम है ये तोरू दत्त के द्वारा जो है वो लिखी गई है, तोरू दत्त है, और बाकी पोएम्स जो हैं वो कमला दास जी की हैं। Sepia is a work of, Sepia is a work of शिव के कुमार, कमला दास, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद। सीपिया जो वर्क है ये भी कमला दास जी की ही वर्क है, दैट इज बाय कमला दास। सीपिया भी कमला दास जी का ही वर्क है। एन इंट्रोडक्शन इज अ वर्क ऑफ, अगर आप इनकी पोयम के बारे में जानते हो, कमला दास जी की पोयम है इंट्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने बिल्कुल अपने जैसे कहना चाहिए एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उनकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो उनकी पोएम है ये उनकी इट एक्सप्रेसेस हर पोइटिक क्रेडो, और ये जो है ना उनकी लैंग्वेज के प्रति एटीट्यूड, बिल्कुल मतलब व्हाट शी वांटेड इन लाइफ, दैट शी हैज एग्जिबिटेड इन दिस पोएम एन इंट्रोडक्शन। एक इनकी बहुत प्यारी सी लाइन, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन, born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Why not let me speak in any language I like? It's half English, half Indian. तो उन्होंने अपने विचार बताए कि how a girl child is not allowed to present her views the way she wants. तो ये है इंट्रोडक्शन पोएम, कमला दास जी की है। The Unfinished Man is a work of, अब यहां पर ये क्वेश्चन जो है अनफिनिश्ड मैन, ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। द अनफिनिश्ड मैन इज अ वर्क ऑफ निसिम एस्किल, ये निसिम एस्किल का वर्क है अनफिनिश्ड मैन। अब निसिम एस्किल के बारे में अगर आप जाने तो निसिम एस्किल जो है वो एक जो ये इनको फादर ऑफ जो है इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और निसिम एस्किल जो है उनको उनकी जो पोएम्स हैं वो भी जानी जाती हैं, जैसे उनकी पोएम फिलॉसफी जो वगैरह जो जानी जाती हैं वो एलिनेशन की थीम उनकी पोएम्स में हमें देखने को मिलती हैं। और अगर मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊं निसिम एस्किल के बारे में, तो थोड़ा सा मैं बताना ज़रूर चाहूँगी। अभी मेरे नोट्स में मिल नहीं रहा है, मेरे पास ना वो नहीं बनी हुई है, क्या कहते हैं उसको, इसका इंडेक्स नहीं बना हुआ है, तो अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे मैडम ये लेके खड़ी हो गई किताब, ऐसे नहीं यूं ही बता दें। देखिए निसिम एस्किल जो है ये एक जिस कम्युनिटी को, ये ज्यू थे, ज्यूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, बेन इज़राइल जो है इज़राइल कहा जाता था, और ये इनको इंडियन गवर्नमेंट ने 1988 में पद्मश्री के अवार्ड से इनको सम्मानित करा था, साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला है, और लेटर डे सैम्स के लिए। इनकी जो वर्क्स हैं निसिम एस्किल के, टाइम टू चेंज, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द अनफिनिश्ड मैन, ये पोइट्री कलेक्शन है इनका, और ये हाई ऑर्डर का पोइट्रिक कलेक्शन है। इन्होंने एक्चुअली निसिम एस्किल कोलोक्वियल, और जैसे कहना पिजन जो इंग्लिश है वो यूज़ किया करते थे। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस है, इनमें ना पिजन का यूज़ किया जाता था, एक ऐसा फीचर्स जैसे गुजराती जो लोग बोला करते हैं उस तरीके का फीचर उनके पोएम्स में देखने को मिलता है। तो अनफिनिश्ड मैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय निसिम एस्किल, और ये जो है
ये जो टाइटल है अनफिनिश्ड मैन का, दिस टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की पोयम है अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, वहां से इसका टाइटल जो है वो लिया गया है द अनफिनिश्ड मैन का। तो ये वर्क है निसिम इस्किल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम्स इन डार्कनेस इज अ वर्क बाय भगिनी भट्टाचार्य, निसिम इस्किल, नयनतारा सहगल या अतिया हुसैन। ये वर्क है निसिम इस्किल का, हिम्स इन डार्कनेस। Now the next one is which one of the following is written by Nissim Iskil? Heat and Dust, The Golden Honeycomb, अर्बन एंटरप्राइज और मिडनाइट चिल्ड्रन। तो अब आप यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा जो है वो निसिम इस्किल के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हीट एंड डस्ट। हीट एंड डस्ट एक नॉवल है, रूथ पवार झाबवाला के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन हनी कॉम ये कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा है। हीट एंड डस्ट रूथ पवार झाबवाला। कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया है। और इनकी पोएम का नाम एंटरप्राइज है। निसिम इस्किल की पोएम का नाम है एंटरप्राइज। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो लिखा गया है वो सलमान रश्दी के द्वारा है। तो इनकी पोएम है दैट इज एंटरप्राइज। Which one of the following is not the work of Nissim Iskil? The exact name, A Band in the Gangas, Hymns in Darkness, Memo for a Venture. तो आप देखिए इसमें इनके द एग्जैक्ट नेम, बैंड इन द गंगास, हिम्स इन डार्कनेस, मेमो फॉर अ वेंचर, ये ए सी और डी निसिम इस्किल के है। अब बैंड इन द गंगास मनोहर मालगांवकर का वर्क है, तो ये उनका वर्क नहीं है, निसिम इस्किल का वर्क नहीं है, ये मनोहर मालगांवकर का वर्क है। द एग्जैक्ट नेम इज अ वर्क ऑफ, एग्जैक्ट नेम अभी मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट नेम इज अ वर्क ऑफ निसिम इस्किल। Who is called the Charles Dickens of India? As you very well know, Charles Dickens जो हैं वो belong करते थे Victorian era को, and he was known for his variety of characters. Although most of his characters belong to the category of flat characters, but he used to present a lot of characters in his novels. तो इंडिया का चार्ल्स डिकेंस किसको कहा जाता है? एंड दैट इज नन अदर देन मुल्कराज आनंद को कहा जाता है चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। दैट इज मुल्कराज आनंद। Who was the father of post-independence English verse in India? मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, निसिम इस्किल, शिव कुमार। इनमें से कौन किसको फादर ऑफ इंग्लिश वर्स इन इंडिया कहा जाता है? और मैंने अभी आपको बताया फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री निसिम इस्किल को कहा जाए, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री निसिम इस्किल को कहा जाता है। दैट इज निसिम। द अनसेल्फिश मैन, ये क्वेश्चन गलत है, अनफिनिश्ड मैन था, तो इसको मैं हटा रही हूं। अनफिनिश्ड मैन था और वो निसिम इस्किल का। नेम द फेमस पोएम ऑफ इस्किल डिस्क्राइबिंग द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। इस वाली पोएम में उन्होंने पिजन का भी यूज जो है वो किया है, जो एक इंडियन इंग्लिश होती है, बाबू इंग्लिश जिसे कहा जाता है। और जो एक ये पोएम आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, जिसमें एक जो बिच्छू है वो मदर को काट लेता है, और जब वो बिच्छू का जहर उतरता है तो वो लास्ट में ये कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन स्टंग मी एंड स्पेयर माय चिल्ड्रन। तो ये जो टैबूज, इंडियन टैबूज हैं और धार्मिक अंधविश्वास है, ये सारी चीजें एक जिस पोयम में दिखाई गई हैं और गांव के रीति रिवाजों को दिखाया गया है, वो कौन सी है? द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। डैश इज रिनोन्ड एज अ पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ। किसको कहा जाता है कि वो पोएट हैं बट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से ही जिन्होंने एकांतवास जिसको दिया हुआ है, और वो कौन है? दैट इज एस्किल, Ben Israelite poet Ezekiel.
Dash is a poem with deep significance by trying to understand the Indian ethos and its view of evil and suffering. Night of a Scorpion, The Unfinished Man, The Exact Name, A Morning Walk. इनमें से कौन सी जो है अब नाउ यहाँ पर ये देखिए कौन सी, मैंने अभी आपको बताया था इंडियन एथोस, इंडियन रीति रिवाजों और उसके बारे में बताती हुई कौन सी पोयम है, दैट इज द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन. आर के नारायण रिसीव्ड हिज डी लिट इन. अब मैं आपको बताऊं आर के नारायण जो हैं उनको दो यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो है वो डी लिट की उपाधि मिली. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. और जो इन्हें मिली थी that is 1967 and 73 respectively. 1967 and 73 respectively जो है वो मिली है. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 67 एंड 73. तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है. आर के नारायण को जो मिली थी डीलिट की उपाधि वो दो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. एज यू वेरी वेल नो, आर के नारायण जो कहे जाते हैं कि वो एक रीजनल नॉवलिस्ट थे जिन्होंने मालगुडी नाम का एक फिक्शनल टाउन जो है वो क्रिएट करा था और वो फॉकनर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको दो यूनिवर्सिटीज़ ने डीलिट की उपाधि दी थी, दैट इज बाय लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. हु रॉट द फेमस पोएम एंटरप्राइज? कमला दास, शिव कुमार, निसिम इस्किल, नन ऑफ दीज. एंटरप्राइज पोएम लिखी गई है हमारे पोएट निसिम इस्किल जी के द्वारा. When was R.K. Narayan's first novel Swami and Friends published? R.K. नारायण की जो पहली नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी के जो ये एक रीजनल नॉवलिस्ट थे, मालगुडी का नाम का एक फिक्शनल टाउन जिन्होंने क्रिएट करा. R.K. नारायण की जो पहली नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स वो कब पब्लिश हुई थी? एंड दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1935. इट गॉट पब्लिश्ड इन 1935. Which of the following collection of poem is not written by Iskill? A Time to Change, The Unfinished Man, The Exact Name, The Parrot's Death. इन तीनों को आपको पता ही होगा कि ये तीनों उन्हीं के वर्क हैं. A Parrot's Death उनका वर्क नहीं है. Who edited the book 10-20th Century Indian Poets? A.K. रामानुजम, आर पार्थसारथी, कमला दास, निसिम इस्किल. 10-20th सेंचुरी ये एक एंथोलॉजी है. ये एक दिस इज एन एंथोलॉजी. इट्स एन एंथोलॉजी जिसमें वर्सेस हैं 10 इंडियन पोएट्स की और इसको एडिट करा है आर पार्थसारथी ने जो खुद भी एक एमिनेंट राइटर है. आर पार्थसारथी के द्वारा इस बुक को एडिट किया गया है. Which of the following Eskil's play is based on the theme Give Us This Day Our Daily American? ये एक वर्क है निसिम एस्किल जी के द्वारा जिसमें उन्होंने मजाक उड़ाया है भारतीयों का कि हाउ दे ब्लाइंडली फॉलो द फॉरेनर्स, कि उनको कितने ज़्यादा वो प्रभावित रहते हैं. तो स्लीप वॉकर्स है इसका आंसर. R.K. नारायण वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन द ईयर. R.K. नारायण जी को पद्म भूषण अवार्ड जो है वो किस ईयर में मिला? एंड ही गॉट पद्म भूषण इन द ईयर 1964. 1964 में उन्हें पद्म भूषण का जो अवार्ड है वो दिया गया. द मदर टंग ऑफ कमला दास इज, केरला में उनका जन्म हुआ था और उनका जो मेडन नेम था माधवी कुट्टी और कमला सुरैया के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और क्योंकि शी वॉज इन रिलेशनशिप विद मुस्लिम MP और उनकी जो मदर टंग थी कमला दास जी की दैट वॉज मलयालम. Kamala Das celebrated poem The Freaks appeared in Summer in Calcutta, The Descendants, My Story, None of These. जो फ्रीक्स पोएम है उनकी वो किस उसमें आई थी? उनकी फ्रीक्स पोएम
तो ये बहुत ही एक फ्रीक्स का मतलब ही होता है कि एक विचित्र जैसे कहा जाता है, फ्रीक्स जो है वो विचित्र को कहा जाता है। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी इस पोयम के बारे में। अगर मुझे मिल जाता है तो दैट इज फ्रीक्स के बारे में। ये पोयम जो है वो इनके कलेक्शन समर इन कैलकाटा में आई थी। फ्रीक्स जो है इट्स अ कन्फेशनल पोयम। इट शोज अ हेल्पलेस सिचुएशन इन विच अ मैन इज पैसिव एंड द वुमन बर्न्स विद डिजायर। तो विचित्र प्राणियों के बारे में बताया। समर इन कैलकाटा में ये पोयम जो है वो आई, जो दैट वाज द फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन। समर इन कैलकाटा में ये पोयम जो है वो आई है। When was Kamala Das the invitation published? उनकी जो पोयम, ये जो पोयम है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी बहुत कन्फेशनल पोयम है। और इस पोयम में कमला दास ने अपने लवर के बारे में बताया है जो उनको छोड़ के जा चुका है। मतलब इसमें उन्होंने दिखाया, इंडिकेट करा है कि हु इज़ द लव, हु इज़ द बिलवेड एंड हु इज़ द लवर, ये उसमें इंडिकेट उन्होंने करा है। और ये आई थी 1967 में। R.K. Narayan is famous for his novels and short stories, dramas, poems, essays. किस चीज के लिए फेमस हैं आर.के. नारायण? आर.के. नारायण फेमस हैं अपने रीजनलिज्म के लिए, अपनी नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और मालगुडी जो उन्होंने एक फिक्शनल टाउन बनाया, इट इज इटसेल्फ अ कैरेक्टर, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है। माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुल्कराज आनंद, राजा राव, कमला दास, भारती साराभाई। माई स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम जो है वो अंत्य कथा है। मलयालम में उसका नाम अंत्य कथा है। और इसको बाद में माई स्टोरी, इंग्लिश में वो माई स्टोरी के नाम से पब्लिश हुई। हु रॉट द प्रीफेस टू अनटचेबल? इसके अनटचेबल के, अगर आप लोगों ने अनटचेबल के बारे में आपको पता होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि अनटचेबल एक्चुअली लिखी किस रेफरेंस में गई है। मुल्कराज आनंद ने लिखी है अनटचेबल, जिसमें एक स्वीपर बॉय की कहानी जो है वो दी गई है, बाखा की, जो पूरे एक दिन की कहानी है और किस तरीके से उसको ह्यूमिलिएशन जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। और उसको क्या जो है उसको जिसे कहना चाहिए कि एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको अनटचेबल के बारे में भी बताना चाहूँगी। अब चाहे तुम सुनना चाहो या ना सुनना चाहो, मगर थोड़ा सा मुझे बताने में मज़ा आता है, इसलिए मैं बताती ज़रूर हूँ। तो बड़ी अच्छी सी इसकी स्टोरी है और इसके बारे में बताऊंगी। ये जो नॉवल है अनटचेबल, इट गॉट पब्लिश्ड इन 1935। और इस नॉवल के आने से मुल्कराज आनंद, जिन्हें चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ही वाज कैटापुल्टेड टू स्टारडम। और हालांकि पहले इस वर्क को इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज अ डर्टी वर्क, मगर बाद में धीरे धीरे इस वर्क ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करी। इस वर्क के लिए मुल्कराज आनंद को प्रोपेगेंडिस्ट भी कहा गया। ये नॉवल जो कहानी है वो बाखा की कहानी है, एक दिन की कहानी है बाखा की, हु इज़ अ यंग स्वीपर बॉय एंड हु इज़ अनटचेबल ड्यू टू हिज वर्क। इसका जो प्रीफेस है, जो अभी क्वेश्चन था, दैट वाज रिटन बाय E.M. फॉस्टर। और उन्होंने E.M. फॉस्टर ने इसके प्रीफेस में लिखा क्या, ये सुनिएगा। दिस बुक इज इनडिस्क्राइबली क्लीन, it has gone straight to the heart of its subject and purified it। कि भले ही this book is written about a sweeper but it is a pure book, ये बहुत ही प्योर जो है बुक है। तो इसका प्रीफेस लिखा है E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है।
तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के थोड़े से क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक रोटेशन में लेके मैं चल रही हूँ और उसके बाद मैं दोबारा आऊँगी। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि जैसे मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने जो पहले लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में बताया था, मगर स्टूडेंट्स जो है वो कम रुचि लेते हैं कि जो चीज़ डिटेल में बताई जाती है। तो भाई देखिए, ऐसा होता है कि अगर ये वाली चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई होती है तो आप लोग इसका मटेरियल वगैरह भी कहीं से देख लेते हैं, मगर अगर मैं किसी चीज़ का आपको डिटेल में दे रही हूँ तो आप ये सोचेगा मैंने भी उस पर काफ़ी मेहनत करी होगी। तो आप लोग जो है उस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, पढ़िए। आप ही की हेल्प के लिए ये काम मैं कर रही हूँ और कुछ इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल जो है वो यूज़ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह EMRS का मेरा कोई पेड बैच नहीं चलता। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है, कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग मेरी उस पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि 1-2 दिन पढ़ाएंगी और उसके बाद जो है फिर बैच बेचना शुरू कर देंगी। भाई जो मैंने किसी चीज़ का कमिटमेंट अगर मैं कर देती हूँ ना तो फिर मैं उसके पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। अगर है नहीं शुरू करा EMRS का बैच तो नहीं शुरू करा, अगर यहाँ पर पढ़ाना है तो यहीं पर ही पढ़ाना है। KVS का नहीं शुरू करना तो नहीं करा था, पूरा उसी पे ही पढ़ाया था। वो बात अलग है कि जो मैं कोर्स जो है इतना भाई मेरा 60-70% मैं कोर्स करवा पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवा पाती हूँ, मगर मैं ये सोचती हूँ कि 60-70% करके मैं बेच थोड़ी रही हूँ भाई, इतना तो स्टूडेंट्स अपने आप भी कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो EMRS का मेरा कोई पेड बैच नहीं है। EMRS का आप लोगों को अब मैं जैसे लैटिन अमेरिकन है या अफ्रीकन लिटरेचर है, कोई भी है, अगर मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट एज वेल। देखिए, अब ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको ये बताना है कि ये जो लाइक है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, आप देखकर पहचान गए होंगे। ही इज लाइक, मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस करके बताती हूँ। देखिए, ये इज जो है ये वर्ब है, ही जो है ये प्रोनाउन है, और ये फादर जो है दैट्स अ नाउन, और ये जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या है ये? ही इज लाइक माई फादर। आपको एक चीज मैं बताऊं कि ही इज हाउ, कैसा, जो कैसा का जवाब दे वो तो या तो एडवर्ब हो सकता है या प्रेपोजिशन हो सकता है। यही दो चीजें होते हैं जो कैसा का जवाब देते हैं। लेकिन अगर ये एडवर्ब होता तो इसके बाद नाउन नहीं आता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। आई मेट हिम yesterday, I met him when, yesterday, खत्म हो गया। तो yesterday कोई नाउन नहीं है, yesterday एडवर्ब है। इसी तरीके से he is like my father, अगर यहां पर ये कैसा के पे ही खत्म हो जाता तो ये एडवर्ब हो जाता, मगर जो प्रेपोजिशन होता है वो बिना नाउन प्रोनाउन जेरेंड के चलता नहीं है। तो ये जो लाइक है कैसा का जवाब देते हुए, इस वजह से ये क्या है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है क्यों है, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला काम मैं नहीं करवाती ग्रामर में, बिल्कुल भी लॉजिकल ग्रामर पढ़ाती हूं मैं। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। इसमें आपको ईच का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। भाई ऑफ जो होता है उसके आगे पीछे या तो नाउन यूज होता है या प्रोनाउन यूज होता है। अब ईच किसी का नाम तो है नहीं, प्रत्येक। आपने प्रत्येक या तो आप उसका नाम लेते, अब उसका नाम नहीं लिया तो आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो क्या हो गया, दैट इज प्रोनाउन। Does anyone like paying taxes? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। अब असर्टिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं या आपके नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर आपका जो इंटेरोगेटिव है वो अफर्मेटिव है, यानी कि उसमें जो है आपका नॉट नहीं आ रहा है, तो आपका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। डज एनीवन लाइक पेइंग, एनीवन को आप बोलेंगे नो वन या नोबडी। नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। तो यहां पर आपका अगर ये सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है तो असर्टिव सेंटेंस नॉट वाला बनेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस है एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, तो अगर इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा। तो एवरीवन, अगर आपको ऐसे बता देंगे ना कि अब एवरीवन वुड एवरीवन डाई फॉर हिज कंट्री, ये ऐसे नहीं बनते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे मगर मीनिंग चेंज नहीं हुआ। एवरीवन को आप कहेंगे कि अब यहां से देखिए, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, whom would everyone die for his country, should one die for, who would not, आप इसको सेंटेंस को अगर इसका आंसर लेंगे तो यही आएगा, who would not die for his country, everyone would die for his country। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके कहा जा रहा है। The class took a test, the pattern of the sentences। कई बार कुछ एग्जाम्स में पैटर्न पूछा जाता है, अलग अलग सेंटेंसेस के पैटर्न्स होते हैं। आप सबसे पहले देखिए, जो क्लास है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, वर्ब के पहले हु या व्हाट लगाइए, सब्जेक्ट आ जाएगा। आप उसके बाद द क्लास टुक, तो टुक क्या है, वो है वर्ब। अब टुक व्हाट का जो जवाब दे रहा है वो टेस्ट है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आपका जो फॉर्मेट है वो पैटर्न है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, वर्ब के आगे हु या व्हाट। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, हुम या व्हाट लगाकर। द स्काई ग्रीव डार्क, स्काई ग्रीव, व्हाट ग्रीव डार्क, स्काई। व्हाट का जवाब आ रहा है, द स्काई ग्रीव हाउ, कैसा, डार्क। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में ही बताने वाला एक वर्ड है। जो चीज ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। Pick the simple sentence for the following complex sentence. He worked hard so that he might pass the examination. He worked hard, why? Why का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज है। अब आप यहां पे देखते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। He worked hard to pass the examination, इसका आंसर है सी, क्योंकि यहां पर वर्कड जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है और टू पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होगी, चाहे नॉन फाइनाइट कितने भी आ जाए। He worked hard to pass the exam. Choose the correct alternative to transform the following compound sentence into simple sentence. We must eat or we cannot live. आप यहां देखिए, यहां पर दो जो है वो sentences हैं, ये और से जुड़े हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। दो इक्वल लेवल की क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, फैन बॉयज कंजंक्शंस। तो अब आप यहां देखिए, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो वी मस्ट ईट, ठीक है। तो वी मस्ट ईट, तो यहां पर आया वी मस्ट ईट टू लिव, तो क्योंकि यहां वी मस्ट ईट टू लिव, क्योंकि यही एक वो है जिसमें फाइनाइट वर्ब जो है वो एक और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। The phrasal keep up with means continue doing something, meet each other, stay at the same level as someone or something, begin, and that's keep up with. कहां से क्वेश्चन ले लिया, keep up with। Yes, the phrasal verb keep up with, continue doing something, meet each other, stay at the same level as someone or something। तो ये जो है इसका आंसर है that is stay at the same level as someone or something, तो that is C। And now the next question is, ये आपका क्वेश्चन है, which one of the following sentences is correctly joined? He is slow, ही इज स्लो बट करेक्टली ज्वाइंट कौन सा, यानी कि कौन सा जो है वो आपका सेंटेंस। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए और मुझे जो है इसमें देख के बताइए कि इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है।
देखिए यहां पर ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ही इज स्लो एल्स ही इज स्लो नॉर ही इज श्योर। यहां पर सही तो यही है ए वाला, ही इज स्लो, ये आपका एक किसी बात को इसका ऑपोजिट बात की जा रही है, और जब बट से सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसके पहले कॉमा का यूज किया जाता है, तो द आंसर इज ए। सो ये थे क्वेश्चंस, और आज का सेशन जो है मैं अब यहां पर रोकती हूं। 40 क्वेश्चंस के करीब मैंने इसमें करवाए हैं, 40 नहीं है 39 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगली जो मैं क्लास लूँगी उसमें मैं इंग्लिश लिटरेचर का कोई पार्ट, जैसे कि मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश जो है उसको लूँगी, और उसको जो है वो उसके कुछ क्वेश्चंस और ग्रामर का पार्ट कवर करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जो आप सुनते नहीं हैं मगर फिर भी मैंने उसके लिए आपको थैंक यू कर दिया है।